अंदर एक आंदोलन चालू हुआ था करप्शन के खिलाफ। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और कुछ कुछ लोग, तो हनुमानगढ़ में भी कुछ लोग थे जो उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लोग हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर एक टेंट लगा के धरना देते थे रोज कंटिन्यू। स्कूल का बैग था मेरे कंधे पे और मैंने साइकिल के ताला लगाया, मेरा टेंट में साइकिल खड़ी की, और जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी उनके साथ गिरफ्तारी। तो एक डर वो भी खत्म हुआ कि नागरिक सुरक्षा मंच हमारी एक संस्था है, और भटनेर किंग्स क्लब एक हनुमानगढ़ का क्लब है जो जिसकी यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ अभी मैं। और आम आदमी पार्टी के अंदर भी मैं यूथ विंग में सेक्रेटरी हूँ राजस्थान का। इसके अलावा निष्काम फाउंडेशन है, राही फाउंडेशन है, कुछ फाउंडेशन के साथ भी मिलकर अपना काम कर रहा हूँ। ये हाल था कि गांव के बाहर लोग 100, 150, 200 लोग गांव के बाहर बाउंड्री पे खड़े रहते थे गांव की परिधि में जब मैं एंटर हो रहा होता था, और वहां से वो मेरे साथ ढोल नगाड़े और उनके साथ है ना जुलूस निकालते थे गाँव, डीजे वगैरह। मतलब पहले से गाँव वाले प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये जगह नहीं है प्रोटेस्ट की, आपको परमिशन लेनी होती है। यार मैं अकेला आदमी हूँ, ठीक है, मैं ना हो हल्ला कर रहा हूँ ना मैं मेरे हाथ में कुछ और कोई चीज़ है, मेरा सामान आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं बोल सकता नहीं था, लेकिन मैंने जब वो 2 घंटे पूरे हुए, उन्होंने मेरे को उठा के अपनी जीप में बिठाने की कोशिश की। तब तक किस्मत थी कि मीडिया पहुंच चुकी थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई पंचायती में। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो एक हनुमानगढ़ का ऐसा युवा है जिसने नशे के खिलाफ घर घर जाकर और नंगे पैर जाकर संघर्ष किया, और उस संघर्ष का ये नतीजा है कि हमें हनुमानगढ़ में आज एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र मिला है। स्वागत है आपका आशीष गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये मुहिम चलाने का कैसे सोचा? वैसे तो देखो, हम सभी लोग यूथ हैं और अखबारों में और कई चीज़ों से अपने देखते रहते हैं कि हनुमानगढ़ में आए दिन या तो कहीं ना कहीं पे पुलिस छापा मार रही है, नशा बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं, या फिर ये सुनने को मिलता है कि आज फलाने लड़के की डेथ होगी, किसी गांव के अंदर कोई लड़का ओवरडोज की वजह से मारा गया, या फिर कोई नशा करने वाला आदमी था वो कहीं पे चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं नशे की वजह से समाज में क्राइम भी बढ़ रहा था। और मैंने भी कुछ मेरे आसपास के लोगों को, जिन मतलब कुछ परिवार जो नशे की वजह से तबाह हो गए, तो अब उनकी अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मदद कर सकते थे। लेकिन एक दिन दिमाग में ख्याल है कि ये बढ़ क्यों रहा है। तब सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की बात दिमाग में इसलिए आई कि जब मैंने इस पूरे मामले को समझा तो ये पता लगा कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति जो नशे में गलती से पड़ गया, तो जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि फ्री इनको स्टार्टिंग की कुछ डोज फ्री देते हैं, ताकि आदत लग जाए। हाँ, ताकि आदत पड़े। और 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज। अब वो जब एक बार उसको आदत पड़ जाती है तो उसको रोज चाहिए। अब वो रोज चाहिए तो कहाँ से लाएगा? कमा तो रहा नहीं हो भाई उसकी। अब वो क्या करता है कि या तो वो खुद नशा बेचने लग जाता है कि मैं खुद की डोज के लिए पैसा चाहिए, तो मैं 5 लोगों को ले जाकर बेच दूं, उससे मेरी खुद की डोज का भी इंतजाम हो जाए, कुछ पैसा भी कमा। तो वो उस धंधे में पड़ने लगे। और उनके घर वाले उनका इलाज इसलिए नहीं करवा पा रहे थे कि प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों की फीस 20,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना तक है। तो अगर किसी गरीब का बच्चा किसी वजह से, बुरी संगत की वजह से एक बार नशे में चल गया, तो वो वापस आ ही नहीं सकता, या तो वो बेचे या वो मरे। 2 ही ऑप्शन उसके पास थे। तो मुझे लगा कि अगर जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, आंगनबाड़ी होती है, स्कूल होता है, वैसे ही एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हो, या फिर जहां पर आदमी भर्ती हो तो उसके पैसे ना लगे, ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो उसके लिए हमने संघर्ष किया और लगातार 3 साल तक इसको स्ट्रगल कर। तो ये जब आपके दिमाग में आया कि मुझे करना चाहिए, तब आपकी एज क्या होगी? तब मैं शायद 26 साल का था। तब आप 26 साल के थे। और ये संघर्ष आपका तब से? हाँ, 26 साल की उम्र में ही स्टार्ट किया था, तो अभी 29 का हूँ, तो 3 लेकिन साल। मैं जानता हूँ जब तक आपको, आप 26 साल के तो आप इस वाले मुद्दे पे आए थे, और आप तो शुरू से ही ऐसे गतिविधियों में रहे हो। तो उन गतिविधियों में रहने की प्रेरणा आपको किस तरीके से मिली है, या इन चीजों एक से? युवा जो आज अगर हम बात करें, जैसे एक युवा है वो पढ़ाई लिखाई करके वो सोचता है तो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मैं परिवार को कर लूँ। समाज के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से दिया था? कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ मुझे जो जितना याद आता है, 14.5 या 15 साल का मैं रहा हूँ।
उस टाइम ये बात है सन 2010 की। तो उस टाइम इंडिया के अंदर एक आंदोलन चालू हुआ था करप्शन के खिलाफ। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और कुछ कुछ लोग, तो हनुमानगढ़ में भी कुछ लोग थे जो उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लोग हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर एक टेंट लगा के धरना देते थे रोज कंटिन्यू। और मैं स्कूल जाता था मेरी साइकिल से, तो मैं उन लोगों को देखता था, मैं यार ये क्यों बैठे अच्छा, हैं। कलेक्टर के सामने से स्कूल हाँ जाते थे? हाँ, तो साइकिल पे जाता था तो वहां पे एक बैनर लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार से ये है वो है, देश का नुकसान है। तो मैं वहां आते टाइम में रुकने लगा स्कूल से। 1:30-2 बजे गर्मियों में छुट्टी होती थी, मार्च अप्रैल का महीना था, तो मैं आते टाइम उनके पास रुक जाता था। वो उस टाइम कौन सी क्लास में होंगे? 10th के एग्जाम दिए 10th के थे, एग्जाम, ठीक। 10th क्लास के एग्जाम दिए थे। तो मैं उनके पास रुकने लगा, और फिर जैसे जैसे उन लोगों से जान पहचान हुई, तो उनमें से एक एडवोकेट शंकर सोनी थे, हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध वकील हैं सिविल के, और ओम बिश्नोई आर्किटेक्ट, पत्रकार, और बहुत से मतलब ऐसे लोग जो समाज में चेंज लाना चाह रहे थे उस आंदोलन के माध्यम, तो वो बैठते थे। तब उनके पास बैठने लगा, चीज़ें समझने लगा, तो वहाँ से फिर वो एक मोटिवेशन भाई। और शायद मैंने उसी टाइम पहली बार गिरफ्तारी भी दी थी कि आंदोलन में 10वीं क्लास में? 10वीं क्लास में। 11th में एडमिशन नहीं हुआ था। तो वहां से कॉल आई थी कि जेल भरो। अन्ना हजारे ने बोला था जेल भरो। तो जहां जहां पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर पुलिस वाले गाड़ी लेके आए, जो पुलिस की वैन होती है वो लेके आए, और जितने भी लोग बैठे थे उनको सबको गिरफ्तार किया था। तो 10th क्लास में तो भी मैं आपने स्कूल का बैग था मेरे कंधे पे, और मैंने साइकिल के ताला लगाया, मेरा टेंट में साइकिल खड़ी की, और जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी उनके साथ गिरफ्तारी। तो एक डर वो भी खत्म हुआ कि अगर आप सही हो तो आपको अगर गिरफ्तारी देनी पड़ती है तो देनी चाहिए। 10वीं क्लास में भी ये करने के लिए जिगर चाहिए। गट चाहिए अंदर। या कह सकते हो आप, लेकिन वो था। और जैसे मेरे दादाजी भी फ्रीडम मूवमेंट में रहे थे, तो उनसे भी कहानियां सुनता रहता था, तो वो भी हो सकता है कहीं तो दिमाग में हो। एक जीन जीन में तो थी। हाँ, जीन में बोलो या उनसे कुछ, आपने क्या छोटे बच्चों को पहले कहानियां सुनाते थे, आपको भी याद होगा। तो वो बच्चा क्या उससे सीखता था, लास्ट में मोरल होता था कहानी का कि इस कहानी से हमको ये शिक्षा सीख मिली। मिलती है। तो दादाजी कुछ ना कुछ बातें बताते थे महात्मा गांधी की, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री, उनकी, जिनके साथ दादाजी वगैरह ने देखा था जिनको, तो वो बताते थे, तो थोड़ा एक वो भी रहता था। फिर उसी वो आंदोलन एक्चुअल में हनुमानगढ़ में सपोर्ट कर रहा था नागरिक सुरक्षा मंच, जो फ्रीडम फाइटर्स को लेकर कुछ कुछ कार्यक्रम भी करता था। और उस उनके कार्यक्रम में मैं, जब मैं 5th क्लास में था तो मैं गया भी था, तो उनका भी एक पोस्टर मैंने नाम भी सुना हुआ था, नागरिक सुरक्षा मंच कुछ है। काफी समय से हाँ एक्टिव हाँ है। हाँ, तो मैं उनको देखा था, उनकी कोई कॉपी वगैरह भी कुछ मेरे हाथ लगी थी। तो उसके बाद फिर उन्हीं लोगों से, और आज किस्मत से मैं उस संगठन में सचिव भी हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसी संगठन में जो 5वीं क्लास में, मतलब आपने 10 या देखा 11 साल के हाथ में मेरे हम्म। कोई पंपलेट आया था उनका हाथ में, और आज मैं उस संगठन में एज ए सेक्रेटरी भी इन हूँ। संगठनों की बात करें तो हनुमानगढ़ के काफी जो बड़े संगठन हैं, या बोले मोस्टली जो रेप्यूटेड है, उन सब में आप कहीं ना कहीं पदाधिकारी हो, किसी ना किसी में। हाँ, सब में नहीं, लेकिन कुछ में हूँ। कुछ में हो, है ना, और सबसे जुड़े हुए हो। हम्म, तो सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हम्म, सबके अलग अलग प्रोसीजर है, या बात करें मेंटालिटी है, हम्म। तो उनके बीच में सामंजस्य कैसे बना पाते हो? हनुमानगढ़ में सब में हूँ ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे अभी बताया नागरिक सुरक्षा मंच हमारी एक संस्था है, और भटनेर किंग्स क्लब एक हनुमानगढ़ का क्लब है, जो जिसकी यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ अभी मैं। और आम आदमी पार्टी के अंदर भी मैं यूथ विंग में सेक्रेटरी हूँ राजस्थान का। इसके अलावा निष्काम फाउंडेशन है, राही फाउंडेशन है, कुछ फाउंडेशन के साथ भी मिलकर अपना काम कर रहा हूँ। तो रही बात समय की, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि सबके कार्यक्रम एक ही दिन हो। जैसे शहीदों से रिलेटेड जो कार्यक्रम करता है नागरिक सुरक्षा मंच करता है, तो पर्टिकुलर दिन फिक्स हैं कि उन दिन पे वो साल में प्रोग्राम होंगे। ठीक है, भटनेर किंग्स क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जो हनुमानगढ़ में अभी तक का सबसे बड़ा कैंप बोल सकते हो आप। तिरंगा रैली, क्रिकेट लीग, और बहुत से गरीब बच्चियों की शादियों में, और भी किसी को मेडिकल फैसिलिटीज या ब्लड डोनेशन, इस तरीके की कुछ ना कुछ हम लोग काम करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से उनसे भी जुड़ा रहता हूँ। और कुछ फाउंडेशंस हैं जो अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लेके, जैसे राही फाउंडेशन या खेलों को लेके काम कर रही है। निष्काम फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिन लोगों को
जो मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब जिनको जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। कि आपने देखा होगा गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पत्थर फेंकने लग जाए या उनको बांध के रखना पड़ता है, कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते आप। तो उन लोगों के मेंटल हेल्थ पे वो फाउंडेशन काम कर रहा है। उनके जो डॉक्टर हैं वो सिंगापुर से हर महीने इंडिया आते हैं, संगरिया में कैंप लगाते हैं, वो उनके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो आपने भी बताया जैसे उनके डॉक्टर आते हैं सिंगापुर से, हम्म, तो उनका एक मरीज हमारे गांव में भी है जो सही हुआ है, अच्छा, काफी टाइम ओके। पहले की बात है। उनकी भी ऐसी कंडीशन थी, हम्म। तो हाँ, वो निशान वो फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही हाँ, है। और हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके में मतलब मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो उन डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के बाद सही हुए। हाँ, तो ऐसी संस्थाएं हैं हनुमानगढ़ में जो काम कर रही है। और कोई भी युवा, मैं अपनी बात नहीं करता, कोई भी युवा है और जो जागरूक है, मुझे लगता है कि कहीं भी अच्छा काम हो रहा है, कोई भी फाउंडेशन कर रही है, उसको आगे आना चाहिए, उसमें वो पदाधिकारी हो या ना हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, आदमी को इतना सेंस होता है अच्छा और बुरे की समझ, आदमी जब नशे में होता है ना तब भी उसको समझ होती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, समझ उसको तब भी होती है। लेकिन वो थोड़ी कम हो जाती है नशे की वजह से उसको। जैसे मैंने एक घटना मुझे याद आती है कि अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक बेटे ने नशे की हालत में अपनी माँ को कुल्हाड़ी से काट दिया। यही हनुमानगढ़। हाँ, अपने इलाके की घटना थी। ठीक है। तो अपने आप में बिल्कुल। आदमी, अच्छा आप कभी भी देखो, कोई भी अगर रेप का मामला, बलात्कार का मामला हम पढ़ते हैं तो उसमें जो दोषी होगा वो नशे की हालत में होगा। कहीं पे भी आप छोटी मोटी चोरियों की अगर घटनाएं सुनेंगे, किसी तो वो का नशे में सिलेंडर होगा। चोरी हो गया, बाइक चोरी, वो सब नशा करने वाले लोग हैं। जो आपने बताया ना भी हाँ। नशे के लिए पैसा तो करना पड़ेगा हाँ, इधर तो से। उनको पैसा चाहिए, वो छोटे मोटे पैसे के लिए काम अब उसके लिए कोई भी संस्था, कोई भी बैनर अगर कुछ काम कर रही है, या तो उन लोगों में सुधार लाने के लिए या उस चीज को कम करने के लिए, तो अपने फर्ज बनता है कि उसको अपने आगे बढ़ के सपोर्ट करें। इन चीज़ों से देखें तो जैसे सामाजिक मूल्यों का पता नहीं होता है, तो इन सामाजिक मूल्यों का स्तर उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए, इसमें ना दो तरीके से काम करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और सरकार काम कर रही है, वो अलग है। प्रशासन, समाज में अगर काम करना है तो मुझे लगता है दो तरीके से करना चाहिए। एक, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, इन 5 क्लासों के बच्चों की बिगड़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन 5 क्लासों के बच्चों को जितना ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाला जा सकता है डालना चाहिए, म्यूजिक में डालना चाहिए। उनकी काउंसलिंग के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, अगर उनमें से किसी में भी कोई हुनर है, चाहे कोई अच्छा पेंटर है, सिंगर है, डांसर है, उस बंदे को समाज अपने लेवल पे उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि बच्चा बिगड़ता उसी एज में है। उसी एज में, और वो बिगाड़ने वाले भी उसी एज में बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लंबे टाइम तक हमारा ग्राहक रहेगा। अगर कोई 9th 10th में नशा लेने लग गया तो लंबे टाइम तक उनका, क्योंकि सारे 10वीं के बच्चे तो आंदोलन तो कर नहीं सकते। तो वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम इस ऐसे लोगों को पकड़े। तो एक काम तो अपने को करना है कि 8वीं से 12वीं तक के लोगों को, जितना लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को जागरूक किया जा सके, उनको अपने को जागरूक करना चाहिए। दूसरा, जो लोग नशा करने लगे उनको वापस कैसे लेके आए। जैसे अब मैं कुछ ऐसे परिवारों से मिला हूं जो नशा खुद छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र की फीस नहीं भर सकते थे। तो अब जैसे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुल गया, तो इससे उन लोगों को एक रिलीफ मिलेगा कि वो 45 दिन 50 दिन वहां पर कैंप में रह के आएंगे, उनकी आदत एक बार छूट जाएगी। अब उस कैंप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये एक सुझाव है हमारा, कि आप, जो आदमी गया है वो बेरोजगार था, वो नशे में पड़ा, इसलिए वो इस हालत में पहुंचा है। अब उसको रोजगार देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 45 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर, या तो उसका कोई ट्रेनिंग कैंप हो, उसको कुछ भी पत्थर की घिसाई का काम सिखाओ, लेबर का काम सिखाओ, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व, ठीक है, जो अगर नहीं सिखाया, हाँ, कोई वेल्डिंग करना सिखा दो, कोई मतलब जिससे वो अपना रोजगार चला सके। अगर नहीं चला पाए खाली तो दिमाग ऑफिस तो में वैसे से भी जाएगा। शैतान हाँ, लग है। जैसे आपने देखो सेंट्रल जो जेल है राजस्थान की है, भारत की जेल में कैदियों को काम सिखाया जाता है, चाहे वो लिफाफे बनाए, ठीक है, चाहे वो पेंटिंग करें, चाहे वो पैकिंग करें किसी चीज की, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ काम सिखाते हैं और उसके उनको पैसे भी दिए जाते हैं। पुरानी फिल्मों में आपने देखा वो पत्थर तोड़ते थे, जो कैदी होते थे उनसे पत्थर तोड़वाते थे। शोले में हमने देखा। हाँ, तो एक तो उनका शरीर थक वो भी जाता ना था। चक्की पीसनी होती है। हाँ, चक्की पीसनी है, जेल की चक्की पीसेंगे। तो वो सब क्यों थे, क्योंकि उनको उससे मजदूरी भी मिल रही थी, और उनका शरीर थक भी जाता था, तो सो जाते थे बिना नशे के। तो ये चीजें थी, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे अभी 25 बेड का खुला है सरकारी नशा मुक्ति हम्म। केंद्र, तो अगर 25 से आगे की भी मांग होगी तो सरकार से जरूर करेंगे, मतलब क्योंकि सरकार अपने लेवल पे क्या प्रयास कर सकती है और हम लोग हमारे लेवल पे क्या प्रयास कर सकते हैं, मिलजुल के होगा, मतलब सिर्फ सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और एक बात ये भी है ना कि भी लोग देख लेंगे, आप जाओगे नंगे पैर, आप गए, लोगों ने सपोर्ट किया, सारी बात है, वो उससे एक मोमेंट पे तो हो जाएंगे, हाँ हम बहुत एक्टिव है, हम आज जाएंगे, हम 10 लोगों को बोलेंगे, ये है वो है, फिर परिवार में उलझ जाएंगे या अपने कामकाज में उलझ जाते हैं। नहीं ऐसा, जैसे मुझे भी फैमिली के काम है, फैमिली हाँ। में आना जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर इसी काम पे लगा हूँ, मैं मेरी नौकरी भी कर रहा हूँ, मैं मेरी संस्थाओं को भी टाइम दे रहा हूँ, मैं इस मिशन को भी टाइम दे रहा हूँ, तो वो तो मेरी मैनेजमेंट है। दूसरा, जब नंगे पैर यात्रा मैंने शुरू की थी 12 जनवरी 2022, ये नंगे पैर वाला आइडिया? ये एक्चुअल में मैं गांधीवादी हूँ, मतलब, और ये भी मैं, मतलब मुझे अभी बताने में शायद शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं पहले गांधी का आलोचक था, मतलब मैं गांधी, आप किसी भी युवा से बात करोगे ना तो गांधी को लेके उसके अंदर एक जहर भरा हुआ है, मिसकंसेप्शन। हाँ, उसके दिमाग में ये है कि महात्मा गांधी गलत थे, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, महात्मा गांधी चाहते तो उनको बचा सकते थे, ये सब बातें मेरे दिमाग में भी थी। लेकिन एक बार हनुमानगढ़ में ही कॉलेज है बेबी हैप्पी मॉडर्न, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई, तो वहाँ एक गोष्ठी थी, मतलब एक सभा रखी हुई थी, भाषण प्रतियोगिता थी, तो उसमें मैंने गांधी के खिलाफ एक कविता पढ़ी, महात्मा गांधी के खिलाफ एक कविता पढ़ी, और जितनी यूथ थी, क्योंकि यूथ में पढ़नी थी, मेरे को पता था कि तालियां बजेगी, तो मैंने भयंकर तरीके से उस कविता को पढ़ा और जबरदस्त तरीके से लड़कों ने हूटिंग की, तालियां बजाई। लेकिन वहीं स्टेज के पैनल पे एक पत्रकार बैठे थे, उनका नाम है गोपाल झा, वो शांति से मेरी तरफ, मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, ये बात है 2013 की। तो मैं जब गांधी के खिलाफ पढ़ रहा था तो वो मुझे सुन रहे थे, और क्योंकि वो गांधीवादी पत्रकार है, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, उस प्रोग्राम में फर्स्ट भी मैं आ गया भाषण प्रतियोगिता में, क्योंकि वोटिंग हुई, स्कोर देने वाले देखे थे। लेकिन गोपाल जी ने मेरे को बुलाया और कहा कि प्रतियोगिता के बाद वही कॉलेज में सीढ़ियों से उतरते टाइम इधर मेरे कंधे पे हाथ रखा कि गांधी को कब पढ़ा तुमने? मैं सर पढ़ा तो नहीं, लेकिन वो आदमी सही नहीं था। तो क्या बिना पढ़े तुम किसी को कैसे जज कर सकते हो कि वो सही था या नहीं था? तो क्या चलो घर पे आओ, अपने बैठ के बात करेंगे, क्योंकि मैं 2-3 साल से उनको जानता था, गोपाल जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे घर बुलाया, मैं घर गया, तो उन्होंने एक मेरे को किताब दी महात्मा गांधी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की बायोग्राफी है, सत्य के साथ में उन्होंने खुद ने लिखी है, कि इस किताब को 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप पढ़ो, और उसके बाद अगर तुमको फिर भी मन करे ना गांधी को गाली देनी तो देना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो किताब पढ़ी, एक बार बिना मन से पढ़ी, स्टार्टिंग के पेज पढ़ लिए, बीच में से पढ़ लिया, लास्ट में। मेरे को इतना समझ में आया कि जितना गलत मैं समझ रहा था उतना गलत तो ये आदमी नहीं। अब मेरे दिमाग में गलत कहां से भरा गया? एक बच्चे के दिमाग में इतनी, एक आदमी को लेके इतनी नफरत, और वो भी स्थायी होती जाए। उसके बाद बाई चांस क्या हुआ कि 2015-16 के अंदर, उस बात को भी 3 साल हो गए, 15-16 के अंदर मैंने IBPS क्लर्क का कोई मेरा एग्जाम था, और सेंटर आ गया अहमदाबाद बाई चांस, गुजरात। तो मैं ट्रेन से गुजरात गया, तो मैं वहां पे घूमने की जगह ढूंढ रहा था फोन पे कि कहाँ घूमूं, तो वहां पे लिखा आया साबरमती आश्रम, जहाँ पे महात्मा गांधी रहे थे। तो वो किताब 2-3 साल पहले पढ़ी हुई थी, और पता नहीं मेरे मन में क्या, मेरे साथ वाले और भी अक्षरधाम मंदिर और पता नहीं कहाँ घूमने गए, मेरा मन था यार मैं वहां जाऊंगा, तो मैं ऑटो कर, क्योंकि मेरे 2 एग्जाम थे, मैं 7 दिन रुका वहां पे गुजरात, तो वापिस आ नहीं सकता था, वापिस हनुमानगढ़ आके जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं था, तो मैं 7 दिन गुजरात ही रुका। तो एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं साबरमती आश्रम जाऊंगा, मेरे पास फोन था, मैं गया वहां, पूरा साबरमती आश्रम मैंने देखा, और मैं ना ऐसे, मेरा मन ऐसे कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जान पहचान का आदमी मिले तो मैं लिपट के रो लूं, क्योंकि
वो जितने भ्रम मेरे दिमाग में बने हुए थे ना उस आदमी को लेके, वो धीरे धीरे, क्योंकि वो पूरा एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। अलग अलग कमरे बने हुए हैं, उसमें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीजें पड़ी है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत सारे भ्रम टूट रहे हैं, मैं यहाँ गलत मान रहा था, ये एक धराशायी, मतलब धीरे धीरे करके ना एक एक ईंट पूरी दीवार की गिर रही थी। और लास्ट में ना मैं फट पड़ा, मैं रोने लगा वहां पे बैठ के। वहाँ एक लेडीज थी, वो कुछ चरखा वगैरह, क्योंकि जो गांधीवादी लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं और चरखा चलाते हैं, तो वो चरखा चला रही थी, तो उसने मेरे को देखा हुआ आई कि बेटा क्या हुआ ये। मैंने कहा जी कुछ नहीं। तो वहां पर एक विजिटर बुक बनी हुई है जहां पर आप अपनी मन की बात लिख सकते हो। तो मैंने माफीनामा लिखा वहां पर बुक में, उस विजिटर बुक में, ऊपर हेडिंग थी माफीनामा, हम्म, महात्मा गांधी के नाम, ठीक है। और कैसे कैसे मेरे दिमाग में कैसे कि ये विचार आते गए, कैसे मैं कविताएं पढ़ता था, खिलाफ पढ़ता था। और मैंने 2 ढाई 3 पेज वहां पर, वो 2 लाइन में लिखना होता है, मैंने 2.5 3 पेज भर दिए, क्योंकि विचार इतने ज्यादा आ रहे थे, मेरे पीछे लाइन लग गई थी लोगों की, भाई हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन मैं लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। और लिख के फिर मैंने उसकी फोटो खींच के गोपाल जी को भेजी, अच्छा, जिन्होंने मेरे को किताब दी थी। जी जी, और उन्होंने वो लेटर वैसा का वैसा अपनी मैगजीन में छापा मेरे नाम से, उनकी मैगजीन बटनेर पोस्ट, बटनेर हाँ, बटनेर पोस्ट में उन्होंने वो वैसा का वैसा लेटर अच्छा, छापा 2016 में। 16 में। उस दिन के बाद से मैं गांधीवादी हूँ। तो आपने बात स्टार्ट की थी कि आपने ये पैदल चलने वाली बात, तो मुझे लगा कि गांधी का जो तरीका है ना, वो खुद को कष्ट देके और किसी मिशन को आगे लेके जाने वाला है। मतलब वो भूख हड़ताल करते थे, वो खुद को कष्ट देते थे, खुद आप उससे मजबूत बनते हो। तो मुझे भी लगा अपने को ऐसा कुछ करना चाहिए, तो क्या करें, मैं यार पैदल यात्रा करते हैं। तो पैदल यात्रा तो दुनिया ही कर रही है, तो जूते पहन के लोग घूम रहे थे, क्या मतलब इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक सब करते हैं, मैं यार कुछ अलग करना, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अच्छा, सर्दी के दिन थे, फिर मैंने कहा कब से स्टार्ट करें, मैंने सोचा नए साल से स्टार्ट करूंगा 1 जनवरी से। लेकिन फिर दिमाग में आया कि नेशनल यूथ डे होता है, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे, वो आता है 12 जनवरी को, और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहीदी दिवस था। महात्मा गांधी को गोली लगी थी 30 जनवरी को, तो ये 19 दिन बन रहे थे टोटल। मैंने कहा अपने ना 19 दिन की यात्रा रखेंगे और रोज 10 किलोमीटर चलेंगे। एक रूट बनाया मैंने, यहाँ से यहाँ से, तो टोटल 19 दिन 190 किलोमीटर की यात्रा हुई। और उसमें मैंने बिना प्लानिंग के, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मैं खुद ने एक पम्पलेट तैयार किया, उसको प्रिंटिंग में दे दिया, उसके 15-16 हज़ार पम्पलेट छपवाए, रोज 5,000 2,000 जितने पम्पलेट में लेके जाना चाहता था, मेरे साथ 2-4 लड़के होते थे, हम लोग आगे चलते थे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मैं कभी नंगे पैर चला नहीं था, तो पैर बहुत मुलायम है, तो अच्छा, सर्दियों, अपने हनुमानगढ़ की सर्दियां जनवरी में आपको पता है कितनी, ऊपर में मतलब इनर, शर्ट, स्वेटर, कोट, ऊपर तो सब कुछ, नीचे पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ, पैरों से ठंड लगती थी, ठीक है। तो सुबह सुबह चलना, तो पैरों में छाले पड़ने लगे, खून वगैरह आने लगा, ठीक है, पट्टी वट्टी करके जैसे तैसे निकाले टाइम। लेकिन तीसरे चौथे दिन के बाद माहौल बनने लग गया था, क्योंकि मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज किया, मतलब मेरे को किसी भी अखबार ने, किसी भी चैनल ने, मतलब एक लड़के को जिसने एक छोटा सा मुद्दा उठाकर मतलब शुरुआत की, और वो मैंने गांधी जी की कलेक्ट्रेट के अंदर जो मूर्ति है वहाँ से स्टार्ट किया था, और ख़त्म मैंने शहीद स्मारक हनुमानगढ़ टाउन भद्रकाली में किया। पूरा एक रूट था, हनुमानगढ़ के 12-13 पंचायतें कवर की मैंने, और कम से कम भी 7-8 वार्ड कंप्लीट किए। तो 19 दिन मेरा पूरा वो, लेकिन ज़बरदस्त लोगों में, मतलब ये हाल था कि गांव के बाहर लोग 100-150-200 लोग गांव के बाहर बाउंड्री पे खड़े रहते थे, गांव की परिधि में, जब मैं एंटर हो रहा होता था, और वहां से वो मेरे साथ ढोल नगाड़े और उनके साथ ना जुलूस निकालते थे, गाँव डीजे वगैरह, मतलब पहले से गाँव वाले उसमें, मतलब ऐसा हो कि मैंने कोई प्लानिंग करके ऐसा किया, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिक लोग खड़े रहते थे। इससे जबरदस्त रुझान मिला। इससे ये भी फायदा हो कि गांव के लोग सोचते होंगे यार आया कौन, तो एक जागरूकता हो जाती है, क्या नशे के खिलाफ एक लड़का। हाँ, और सरकारी नशा मुक्ति केंद्र लोगों को उस टाइम ये नहीं था क्यों जरूरी है, फिर मैं समझाता था मैं इसलिए जरूरी है, लोगों की समझ में आते थे, हाँ यार बात तो ठीक है। जब ये सब गतिविधियां करते थे, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता था? उनको आदत हो गई, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें बहुत शुरू से याद डाल दिया आपने। 10वीं क्लास में भी आंदोलन में बैठ गए थे। अब 10वीं क्लास में पहली बार अगर किसी का बच्चा गिरफ्तारी दे दे, और
तो ठीक है, लेकिन हाँ मैंने हमेशा मेरे पेरेंट्स को ये बात जरूर कही कि अगर मेरा नाम आएगा ना कभी तो सही चीजों में आएगा, गलत चीजों में कभी नहीं आएगा। इस बात का आप हमेशा विश्वास रखना कि भाई मैं कभी गलत के साथ खड़ा हूँ ऐसा अपने हम, और इसी वजह से शायद मेरे नाम के आगे मैं बागी भी लिखने लगा। हमें वही पूछ रहा था कि आपके नाम का कि बागी है, हाँ। वो उसका कारण बागी मैं यूं लिखता था कि मुझे ना, जैसे अगर मान लो अपने 4 लोग बैठे हैं और अपने में से अपने चारों के रिलेशन बहुत अच्छा है और अपने में से दोबारा किसी का भी कोई भी अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उसको बोल दूं कि भाई तू यहाँ पर गलत है। हो सकता है मेरा रिलेशन खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं बोल देता था। और किसी संगठन में काम कर रहा हूँ तो वहां भी कुछ गलत लगता था, या तो अलग हो जाता था उससे या बोल देता था, दोनों में से मैं मतलब। तो वो फिर धीरे धीरे करके मैं, तो ये आपने खुद ने दिया ये है? मेरे एक दोस्त ने दिया था मेरे को अब ना, के रखे तू रोज को रोज ही के बागी हो जाए। तो फिर वो बागी लिखने लगे मैं, ठीक है तो चले सत्य के साथ ही, हैं, चले सत्य के साथ। सत्य के साथ मतलब जो मुझे सही लग रहा होगा, मतलब हो सकता है हो सकता है मैं किसी का अगर किसी पैमाने पे कसे तो मैं जिसके साथ खड़ा हूँ गलत हूँ, लेकिन अगर मुझे सही लग रहा है ना तो मैं उसके साथ हूँ। ये वाली बात, वो तो किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए गलत। हाँ किसी के लिए गलत होता है, तो वो मुझे मेरी नजरिए से सही लग रहा था, मैं उसके साथ खड़ा था, तो इस वजह से ये रहा। इसके अलावा भी बहुत बार ऐसी एक्टिविटी कर दी कि हाँ, एक आपने वो भी किया था, में आती रहती थी। रीट के लिए आपने शायद तक आंदोलन भी किया था पेपर लीक में। रीट के लिए ऐसा था कि ये बात है 2021 22 या 23 की बात है शायद, जहाँ तक मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था, बस में था, और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो मुझे कहीं से पता लगा कि आज पेपर था रीट का और पेपर लीक हो गया। तो स्टूडेंट जो जहाँ पे था, जिस सेंटर की बात था, लड़कों ने वही सेंटर जाम कर दिए, ठीक है। और कुछ यूथ के संगठन है राजस्थान में, उन्होंने कॉल दे दी कि शहीद स्मारक जयपुर में सब लोग वहाँ पहुँचो, वहाँ अपने धरना लगाएंगे। तो मैं आ रहा था, मैं यार अपने क्या करें, तो मेरे पास मेरा सूटकेस था और मैंने मेरे एक दोस्त को व्हाट्सअप किया कुछ लिख के, मैं मेरे को ना इसके 2 प्रिंट ला दें और एक गोंद लेके आना छोटी 5 रुपए वाली। तो कहता कि क्या करेगा, मैं तू लेके आ जा, बस तेरा काम इतना है कि तू मेरे को दे के निकल जाना। तो ठीक है। और हनुमानगढ़ में मेरे एक दोस्त हैं, तो उनको मैंने जयपुर की जितनी मीडिया वालों के नंबर मेरे पास थे मैंने उनको शेयर कर दिए और उनको बोला कि मैं दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक जयपुर में विधानसभा के बाहर अकेला धरने पे बैठने वाला हूँ। मैं जब बैठूंगा उस टाइम आपको एक लास्ट मैसेज करूंगा, उस मैसेज के बाद आप जयपुर की मीडिया से फ़ोन करना चालू कर दोगे कि वहाँ पे एक लड़का नीट के पेपर को लेके धरने पे। पूरी तो ये मेरी प्लानिंग थी। तो मैं वहाँ बैठा और मैं मौन व्रत पे था, बेसिकली मुझे बोलना कुछ नहीं है, मैं हाथ में एक तख्ती लेके बैठा हूँ और अकेला बैठा हूँ, कोई मेरा नहीं। और जो लड़का मेरे को कागज पकड़ाने आया था उसको मैंने कहा कि तू मेरी एक फ़ोटो खींच के मेरे को दे दे। उसने मेरे फ़ोन में फ़ोटो खींच के दे दी मेरे को, मैंने उस फोटो को ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो वो लगभग 4-4.5 हज़ार लोगों के पास 1 सेकंड में फ़ोटो पहुंच गई। नीचे मैंने लिखा हुआ था कि मैं धरने में बैठा हूँ। तो वो बात धीरे धीरे करके वायरल हुई। फिर पुलिस वाले आए, वो उनका था आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये जगह नहीं है प्रोटेस्ट की, आपको परमिशन लेनी होती है। यार मैं अकेला आदमी हूँ, ठीक है, मैं ना हो अल्लाह कर रहा हूँ ना मैं मेरे हाथ में कुछ और कोई चीज़ है, मेरा सामान आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं बोल सकता नहीं था, लेकिन मैंने जब वो 2 घंटे पूरे हुए उन्होंने मेरे को उठा के अपनी जीप में बिठाने की कोशिश की। तब तक किस्मत थी कि मीडिया पहुंच चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले प्लान किया हुआ था, तो वो मीडिया आ गई थी तब तक। तो फिर मैंने उनको बोला भाई धारा 144 4 लोगों पे या 4 से ज़्यादा पे लागू होती है, मैं अकेला हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ। वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमेशा धारा 144 रहती है तो आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने मेरा पर्स वगैरह निकाला जेब से, मेरा आधार कार्ड चेक करके, हनुमानगढ़ का एड्रेस था तो हनुमानगढ़ यहाँ पे फ़ोन किया पुलिस वालों को कि कोई आशीष गौतम है, तो यहाँ वालों ने कहा जी वो यहाँ पे भी रोज करता है। तो वो एक इमेज बन गई तो बन गई। लेकिन उसका अच्छा ये हुआ कि जयपुर की मीडिया ने भी बहुत अच्छा, मतलब मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप गांधीवादी तरीके से कुछ कर रहे हो ना तो उसका असर ज़्यादा होता है, लंबा होता है और गहरा होता है। पुलिस वालों से जैसे आप बता रहे थे अभी भी रोका मेरे को विधानसभा के बाहर धरना देने से, तो आपने एक बार यहाँ पे कलेक्ट्रेट के बाहर भी धरना दिया था, जो शहर में क्राइम रेट बढ़ रहा है उस चक्कर में, उसके बारे में। वो मौजूदा एसपी थे उस समय कोई, तो हुआ ये कि ये जयपुर वाले से पहले की है या उसके बाद? ये जयपुर वाले से पहले की, ये पहले ये जयपुर वाले से पहले की।
तो हुआ ये कि मैं मेरे किसी एक दोस्त के घर पे रात को सो रहा हूँ, मैंने उसको भी नहीं बताया कि ऐसी कोई प्लानिंग है मेरी। तो शाम को किसी हनुमानगढ़ में किसी व्यापारी के घर के बाहर कुछ फायरिंग वगैरह हुई, और उससे पहले भी यहाँ पे एक गैंग वॉर जैसी घटना हुई थी। भादरा के अंदर कोई गौ कसी की कोई मामला सामने आया था कि गाय काट के डाल दी थी किसी ने, या इस तरीके से 5-7 मामले अचानक कुछ ही दिनों के अंदर आ गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस का फेलियर है, तो उस पर क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने मेरे एक दोस्त को सुबह सुबह व्हाट्सअप किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, तू मेरे को यहाँ से रिसीव करके यहाँ छोड़ेगा। उसने मेरे को बाइक पे बिठाया, रिसीव कीजिए। मैंने एक बोर्ड लिया, उस बोर्ड पे उसको एक चिपकाया था कि या तो हनुमानगढ़ में पुलिस का इकबाल बुलंद हो, या नकारा पुलिस अधिकारी हनुमानगढ़ छोड़कर चले जाएं। तो उसमें मैंने एसपी को भी लपेट लिया था और बहुत नीचे वाले अधिकारियों को भी लपेट लिया। तो 2 घंटे का मौन था, मैं इतनी देर से इतने बजे मौन पे बैठूंगा और ये सीधा सीधा पुलिस एसपी से इस्तीफा है या वो हनुमानगढ़ छोड़कर चले जाएं, इस तरीके। तो जैसे मैंने उसको भी ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो मैं बैठा अकेला था, लेकिन जब मैं उठा था तब 100-150 लोग मेरे पीछे एसपी ऑफिस के बाहर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ कलेक्ट्रेट के सामने, तो वहाँ का मामला था। तो गांधीवादी तरीका आज के दौर में भी मतलब उतना ही कारगर है जितना उस जमाने में था। करना चाहिए अगर यूथ को। और सबसे गांधीवादी तरीके में फायदा ये है कि डायरेक्ट आपको कोई नुकसान नहीं है। आप अगर कहीं पे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप पे कोई धारा नहीं लगती, आपके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस डायरेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप हल्ला कर रहे हो, गेट पे चढ़ रहे हो, गेट को धक्के मार रहे हो, तो उसमें आप नुकसान कर रहे हो, आप हाँ लाठीचार्ज हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप शांति से एक जगह पे बैठो तो पुलिस या प्रशासन आपको कहीं पे लोकतंत्र में तो गांधीवादी तरीके की वैसे भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखो हर तरीका अपने आप में कारगर है। गांधीवादी तरीका ही आखिरी तरीका, मैं ऐसा भी नहीं कहता। बहुत सारा ऐसा भी टाइम आता है कि आदमी को थोड़ा उग्र प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है, लेकिन जब तक संभव हो मतलब गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करने चाहिए। जैसे आपने किसान आंदोलन देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ। वो क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि वो लोग शांति से एक जगह पर बैठे रहे, 1.5 साल 2 साल तक वो बैठे रहे, तो सरकार को झुकना पड़ा और वो कानून वापस लेने पड़े। तो अगर आप अपने उस इरादे पे अटल हो और शांति तरीके से आप मैनेज करके चल लेते हो तो आज के टाइम वो गांधीवादी तरीके का सबसे प्रबल प्रतीक है। नहीं गांधीवादी, हाँ आज किसान आंदोलन अभी लेटेस्ट उदाहरण कि, और बीच में किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को उन्होंने लाल किले पे चढ़ाई कर दी थी, तो पुलिस ने उनको उस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो पुलिस कर सकती, क्योंकि पुलिस के पास सब हथियार हैं खत्म करने के लिए। उस समय प्रोटेस्ट को नुकसान भी हुआ था, हाँ बिल्कुल नुकसान हुआ था, लेकिन फिर वो राकेश टिकैत और कुछ लोगों ने उस पूरे आंदोलन को वापस संभाला और फिर वो अगले 2.25 साल चला। शांति में आंदोलन लंबे चलते भी हैं और उसका असर भी आता है, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है या हमारी पीढ़ी को सुनना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। ब्लिंकिट और कुछ हाँ कुछ भी मतलब खाने पीने की चीज हाथों हाथ, घर का कुछ सामान बनाना है 10 मिनट में आता है, तो टाइम नहीं है आपके पास, भाई इतना टाइम क्यों इंतजार करें। लेकिन जो लंबे आंदोलन चलते हैं, जो लोग करते हैं, उनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे आपके प्रोटेस्ट में मीडिया, सोशल मीडिया इनका भी बहुत क्योंकि मेरे साथ यूथ जुड़ी हुई थी और मैं फिर भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन मेरे साथ के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो बहुत एक्टिव थे। तो मैं कुछ भी करता था, तो अभी भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, सब लोगों तक जाता है और वो सब लोग स्टेटस लगाते हैं, क्योंकि हर आदमी की पारिवारिक मजबूरियां अलग है, वो उतना खुल के नहीं आ सकता सामने या नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो अपना स्टेटस लगा के भी मेरे को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। अलग अलग जरिया है वो तो। हाँ हर आदमी कुछ करने का, अभी कुछ करने आप नहीं बताया, अभी कुछ करो, आप कुछ जो कर सकते हैं वो करो। एक्चुअल में क्या है कि मेरे को एक अंकल हैं हमारे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अपने सबके ऊपर है ना एक चद्दर है, हम सबके ऊपर एक चद्दर डली हुई है। अगर कोई खुली हवा में सांस लेना चाहता है तो अपने हिस्से की चद्दर को कुतर लो, खुद की गर्दन बाहर निकालो और ढंग से सांस लो। तो जिस आदमी के पास जितना संभव हो, टाइम, पैसा, ठीक है, सोर्सेज,
उतना किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करते करते रहो। रहो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अच्छे मतलब कहीं ना कहीं से अच्छा मिलेगा। तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया में दोनों तरह की सी तलवार है, हम बात करते हैं दो धारी तलवार। दो धारी तलवार है, भटकता ज्यादा है, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब इसमें ना मैं थोड़ा सा लड़के और लड़कियों के लिए दोनों, क्योंकि इसको अपने को थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा। समाज में आप आज के टाइम में लड़कों की प्राथमिकताएं अलग हैं, लड़कियों की प्राथमिकताएं अलग है। सही बात। तो सबसे पहले तो कोई भी लड़का है वो निराश ना हो लाइफ में। मतलब हर लड़के को, मैं जो भी कम उम्र के ज्यादा उम्र के लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ यार निराश मत हो, क्योंकि आपने देखा होगा वही बात, निराशा से ही बाद में आदमी नशे में जाएगा, ड्रग्स का एडिक्ट होगा, गलत काम करने लगेगा और लास्ट में वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। डरता बहुत ज्यादा है। डरता हो। तो निराश मत हो, कुछ भी चीज है ना उसका सोल्यूशन है, उसमें आपको टाइम लगेगा, टाइम दो। किसी भी हर चीज का सोल्यूशन है, बातचीत से हर चीज का सोल्यूशन निकल सकता है। आदमी को इंस्टेंट के चक्कर में वो आपने जो लड़के लड़कियां मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी करने 11वीं 12वीं के बच्चे बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा, वो बच्चे एक्चुअल में प्रेशर कुकर बन चुके हैं। घर वाले उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा चुके हैं, उनका उतना ही ध्यान सोशल मीडिया पे भी है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में फन भी करना चाहते हैं, वो पढ़ना भी चाहते हैं, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, और नहीं बन पाते तो फिर घर वालों को फेस भी नहीं कर सकते, निराश भी हो जाते हैं। तो सरकारी नौकरी ही आखिरी मुकाम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लड़के लड़कियों को देखा है कि या बहुत परिवारों को देखा है यार सरकारी नहीं लगाना, तो ये सफल है ही नहीं, सफलता का मायना, जबकि जो खेती करने वाले लोग थे, जाट सरदार बिश्नोई, जो फैमिली जो मतलब खेती बोलते थे जिनको अपने, वो लोग भी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे। वो लोग भी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी, क्योंकि एक स्टेबिलिटी है वहाँ। लेकिन मैं इसी के उलट एक चीज पूछता हूँ कि भारत की आबादी आज की तारीख में 140 करोड़ है, और भारत के टोटल डिपार्टमेंट्स को भी अगर आपने मिला लेना, जितनी भी सरकारी, हर स्टेट का, सेंटर का, ठीक है, तो 1.5 से 2 करोड़ लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो क्या 138 करोड़ लोग मर जाएं? सर्वाइव कर रहे हैं और उनसे अच्छा कर रहे हैं। आज मान लो मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अगर मुझे कहीं पे भी इस नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैं दूसरी में जा सकता हूँ, कभी भी मूव कर सकता हूँ मैं अपना साथ में बिजनेस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मैं लग जाता तो भी कोई बुरा नहीं था, ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं लग पाया तो उसकी वजह से मैं क्या छोड़ दूँ? मैं जो भी बच्चे यूथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनसे लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक टारगेट दे दो कि मेरे को 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी भाई, 2025, 26 और 27, इन 3 साल के बाद में मैं किताब उठाऊंगा ही नहीं। सही बात है, क्योंकि इस गेम के अंदर जाने का रास्ता तो पता है सबको, वापस आने का कोई रास्ता नहीं पता। वो कब 40 साल का हो जाता है, फॉर्म भरता भरता उसको पता ही नहीं। ना तो उसको किसी प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस होता, ना वो कोई बिजनेस करने लायक रहता, उसके आसपास के लोग सेटल हो चुके होते हैं, वो फिर वही 5-10 हजार की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ धकेगा। तो भाई सबसे पहले ये क्लियर करो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी तो इतने दिन ही करनी, इसके बाद नहीं करनी। ये तो यूथ को मैसेज है, नशे से दूर रहो, फैमिली को टाइम दो, फैमिली के बीच में रहो, और जो आदमी जितना बड़ा सर्किल बना सकता है उतना बड़ा सर्किल रहो। मतलब अगर आपके 10 दोस्त हैं तो उनको कोशिश करो और 5 अच्छे लोग आप जोड़ो, बैठ सकते हो आप, जहां जाके आप चाय पी सकते हो, जहां जाके आप बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारा खेल वापस डिप्रेशन का है, और डिप्रेशन अकेलेपन से आ रहा है। फोन ने, गैजेट्स ने सबको अकेला कर दिया। आपको सारी जानकारी फोन पे है, आप अपने परिवार पे भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आपने उसमें आप बात कर रहे हो। सर्कल भी ऐसा हो जहाँ बैठ सके। कोई स्पोर्ट्समैन है, और मेरे को लगता है कि जो बच्चे अभी 8-10 साल की उम्र में है, उनके पेरेंट्स को विशेषता उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल देना चाहिए। सही है, फिजिकल मेंटल दोनों एक्टिविटी है, किसी में भी डालो। मतलब आप उसको, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है, बॉक्सिंग खेल रहा है, सिंगिंग कर रहा है, कोई एक उसके अंदर पढ़ाई के अलावा उसके अंदर एक और चीज होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम फोन एडिक्शन लग जाती है बच्चे। हाँ,
तो वो वो अगर बुरी उस टाइम को अगर मूव कर देंगे तो वो अच्छी सोसाइटी में हम्म। एक मतलब अच्छा अपना नागरिक बन के सामने आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा, लड़कियों के लिए जो टीनेजर्स हैं या उनके लिए मेरा ये कहना है कि मतलब बहुत ज्यादा दिखावे की चीजें सोशल मीडिया पे चल पड़ी है। वो आप अपनी लाइफ को सबको दिखाना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या कर रहे हो ठीक क्या है, नहीं आप कर रहे हो। सबको दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा अपने को वो नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि दुनिया आज भी मतलब बागड़ी में कहते हैं, स्वाद लेनी है, ठीक है, उनको अगर थोड़ा सा एक पॉइंट पता लगाना आपके अंदर आपके कुछ गड़बड़ चल रही है तो उस बात को वो और बढ़ाएंगे, उस दरार को खाई बनाने का काम करते हैं, वही फिर डिप्रेशन की तरफ ले वो जाएगा। डिप्रेशन की तरफ ले जाती है आदमी। और फिर वापस ये घूम फिर के पूरा साइकिल है, डिप्रेशन, नशा, अकेलापन, ठीक है, सुसाइड, फलाना धमकाना, ये पूरा एक साइकिल है। जो इस साइकिल में एक बार फंसा उसको पूरा वो गेड़ा काट के आता है। और अपने समाज का सिस्टम भी ऐसा है कि घर वालों के साथ इंटरेक्शन कम है हाँ, इस टाइम की पीढ़ी का, और इंटरेक्शन कम होने की वजह से डिप्रेशन घटता जैसे- नहीं, बढ़ता ही जाता है। डिप्रेशन का आप ये देखो कि आज की तारीख के अंदर जो जो भी कपल है, डिवोर्स के केस अचानक से बढ़े हैं, ब्लास्ट हुए हैं, अब बढ़िया। सहन शक्ति नहीं रही। पहले ये था कि आपके पास बात करने के लिए एक ही आदमी था, कपल में आपस में वो लोग बात करते थे। अब उनके पास में सलाह देने वाले बहुत सलाह देने वाले बहुत हैं, सलाह लेना भी चाहते हैं, आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते, सलाह लेना भी चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके रिश्ता कमजोर होकर वो टूट जाता है। तो अब कोशिश ये करनी है कि समाज को बचाने के लिए आप खुद थोड़े से रिलैक्स रहो, खुद शांत रहोगे तो आसपास के लोगों को भी शांत रख पाओगे। वो अगर कोई आपके पास आया है मदद मांगने की, भाई साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, और आप खुद उसको और नेगेटिव करके भेज दो, आप ठीक रहोगे, शांत रहोगे तो आप दूसरे को बढ़िया मौका दे सकते हो। तो अपना सर्किल बड़ा करो, लोगों के बीच में उठो बैठो, घूमो फिरो, और नशे से जितना दूर हो सकता है मेरे हिसाब से सबको रहना चाहिए। ठीक है साथियों, आज का जो हमारा मेन मोटिव था वो यही था कि आज के जो युवा है उनको हम किस तरह से इस नई पीढ़ी के साथ में और नए संदेश के साथ में जोड़ सकते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में नई पंचायती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।